हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट किया था। अब हमारे सामने है सर पार्ट 3। और पार्ट 3 के अंदर फिर से हम लोग जानेंगे इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स। थोड़े ही कॉन्सेप्ट्स हैं, जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। 20-25 मिनट की वीडियो आपके सामने ये रहेगी। तो शुरू करते हैं सर, टाइम ना वेस्ट करते हुए। आपके सामने इकोनॉमिक्स है क्या? तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। तो जितने भी रिसोर्सेज हमारे सामने हैं वो सारे स्कार्स हैं सर। उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं और हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो अलग अलग डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की दी जा सकती हैं, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास है, इट इज़ द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेट। हमें एक बेस्ट अल्टरनेट को सिलेक्ट करना है बिकॉज आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई। सप्लाई के रिस्पेक्ट में हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, और उन अलग अलग अल्टरनेटिव यूजेस में से हमें एक बेस्ट को चूज़ करना है। भाई मेरे पास 100 रुपये हैं, मेरे लिए पढ़ाई ज़रूरी है तो मैंने उनकी बुक्स खरीद ली। आपके लिए पार्टी ज़रूरी है, आपने उसकी पार्टी कर ली। किसी को मूवी देखने जाना है, उसने मूवी देख ली। और किसी को लिए सेविंग इंपॉर्टेंट है तो उसने वो 100 रुपये सेव कर लिए। तो इंसान अपनी अपनी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से अपने रिसोर्सेज को क्या करता है, यूज़ करता है। इंसान ही नहीं, एक सोसाइटी, एक कंट्री, एक इकोनॉमी जो होती है वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ करती है। हर एक का जो पर्पस होता है वो क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि हमें अपने रिसोर्सेज का क्या करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। मैक्सिमम नहीं करना है सर। मैक्सिमम करने से रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन होता है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक गलत चीज़ बन जाती है। बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज का अच्छे से बंटवारा करना है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं। और मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, हमें अपने रिसोर्सेज की मैनेजमेंट करनी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो हर एक डेफिनेशन के अंदर आपके सामने सिर्फ एक ही वर्ड है जो बार बार आने लग रहा है, रिसोर्स रिसोर्स रिसोर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम सिर्फ रिसोर्सेज की ही बात करते हैं। इकोनॉमिक्स एक स्टडी ही रिसोर्सेज की है। रिसोर्सेज अलग अलग टाइप के आपके सामने होते हैं। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुछ फाइनेंशियल हैं, कुछ ह्यूमन हैं, कुछ मैन मेड हैं, कुछ सोशल हैं। तो सोशल भी रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि आपका म्यूचुअल ट्रस्ट। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ के लोगों के साथ हमारा एक म्यूचुअल ट्रस्ट होता है। वहाँ पे हमारा लोगों के साथ एक लगाव होता है। ये एक प्रकार का सोशल रिसोर्सेज है। सोच के देखो, किसी कंट्री में लोग रहते हैं, वहाँ आपस में क्या ना कोई मेल जोल है ना, ना कोई मिलना जुलना है, ना कोई किसी से बात करता है। तो यानी कि म्यूचुअल ट्रस्ट की कमी है, सोशल रिसोर्सेज की कमी है। मैन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जिनको इंसान ने बनाया है, जैसे कि आपके सामने कोई मशीनरी है, कोई डैम है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई हॉस्पिटल है। दीज ऑल आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अगला आता है आपके सामने ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर हम उन लोगों की बात करते हैं जिनके अंदर कोई स्किल है या टैलेंट है। भाई आप लोगों को अच्छी ड्राइविंग आती है, ये आपके अंदर एक स्किल है। मेरे को अच्छी टीचिंग आती है, ये मेरे अंदर स्किल है। कोई अच्छा, जिसको किसी को अच्छी सिंगिंग आती है, किसी की आवाज़ बहुत अच्छी है, तो वो उसकी स्किल है। और इस स्किल को बढ़ाने के लिए एक स्कीम शुरू की गई है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो आप इस पॉइंट को ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ लिंक कर सकते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज के अंदर फाइनेंस की बात करेंगे, और फाइनेंस में भी क्या आता है आपके पास, मनी आता है। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज में मनी की बात करेंगे। और नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर ने दिए हैं, 10th क्लास ने हमें बताया था नेचुरल रिसोर्सेज कई प्रकार के होते हैं। बायोटिक है, ए बायोटिक है, रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है। तो इस प्रकार से वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, ऑयल रिजर्व हैं, सनलाइट है, लैंड है। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो इकोनॉमिक्स स्टडी रिसोर्सेज की है, और रिसोर्सेज हमारे पास बहुत सारे टाइप के होते हैं। उसमें से कुछ टाइप मैंने आपको दिए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज एंड सोशल रिसोर्सेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे ध्यान नहीं है, किसी एग्जाम में पूछा गया था सोशल रिसोर्सेज से आप क्या समझते हैं। तो सोशल रिसोर्सेज के अंदर क्या आता है, म्यूचुअल ट्रस्ट। या फिर म्यूचुअल ट्रस्ट को आप किस रिसोर्सेज में रखना चाहेंगे, तो म्यूचुअल ट्रस्ट को हम सोशल रिसोर्सेज में रखना चाहेंगे। थर्ड पॉइंट हमारे सामने आता है बच्चों, इस चैप्टर के अंदर, इस क्लास के अंदर, जिसको बोलते हैं कैनन ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन के सिद्धांत, यानी कि टैक्स के बारे में, है ना। आपके इंडिया कंट्री के अंदर मैंने बताया था, एक प्रोग्रेसिव टाइप का टैक्स होता है, एक रिग्रेसिव टाइप का टैक्स होता है, एक प्रोपोर्शनेट टाइप का टैक्स होता है। टैक्स सिस्टम चाहे कोई भी हो, इसके बारे में सर एडम स्मिथ ने बताया था, जिनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में भी जानते हैं।
एडम स्मिथ को ही हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में भी जानते हैं, और ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे जिन्होंने 1776 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से इन्होंने एक बुक लिखी थी 1776 के अंदर, और वेल्थ को कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है उसके बारे में बताया गया था। बाद में क्रिटिसाइज भी किया गया डॉक्टर मार्शल के द्वारा। तो सर कैनन ऑफ टैक्सेशन, कैनन का मतलब होता है प्रिंसिपल्स, जिसको हम सिद्धांत बोलते हैं हिंदी में, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन देने वाले एडम स्मिथ साहब थे, और 4 इन्होंने कैनन दिए थे हमें। एक दिया था कैनन ऑफ इक्विटी, कि हमारे पास जो टैक्सेशन सिस्टम है वो इक्विटी में होना चाहिए, उसका जो प्रिंसिपल है वो इक्विटी होना चाहिए, समानता को लेके आना। मैंने बताया था इंडिया जैसे कंट्री में, या फिर आपके सामने कोई भी कंट्री आप लोगे आज के टाइम पे, तो सब में एक इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा थोड़े से लोगों के पास है, और इनकम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा बहुत कम लोगों के पास है, बहुत ज़्यादा लोगों के पास है, सॉरी। इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा थोड़े से लोगों के पास है, सिर्फ 10% लोगों के पास है, और इनकम का एक थोड़ा सा हिस्सा बहुत ज़्यादा लोगों के पास है। तो इससे क्या आती है, इक्वालिटी, इन अनइक्वालिटी आती है। इस अनइक्वालिटी को हमें कम करना है, और वो टैक्सेशन के थ्रू किया जा सकता है। इट इज़ कॉल्ड कैनन ऑफ इक्विटी। सेकेंड पॉइंट आपके पास आता है कैनन ऑफ सर्टेनिटी। तो आपके पास जो टैक्स रेट सिस्टम है वो सर्टेन होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, यानी कि सबके लिए बराबर हो और आपके सामने वो सर्टेन हो, निश्चित हो। अब किसी से आपने 10% ले लिया, किसी से 12%, किसी से 15%, तो ये गलत बात है। अगर मेरी कमाई 5 लाख रुपए है और आपकी भी कमाई 5 लाख रुपए है, तो दोनों का जो टैक्स रेट है वो क्या होना चाहिए, सेम। भाई आपसे 10% टैक्स लिया है तो मेरे से भी 10% लें, मेरे से वो 12% क्यों ले रहे हैं भाई। तो ये आपके सामने है कैनन ऑफ सर्टेनिटी। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है कैनन ऑफ कन्वीनियंस। टैक्स पे करना आसान होना चाहिए, कन्वीनियंस होनी चाहिए यहाँ पे। भाई मुझे टैक्स पे करना है सरकार को, पहली बात तो मेरे लिए टैक्स पे करना एक मतलब कि मेरे लिए तो एक्सपेंस है, और दूसरी बात सरकार मेरे को कह रही है कि आपको 6 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा। तो पहले तो सर टैक्स पे करो, दूसरी बात 6 घंटे लाइन में लगो, तो बड़ी परेशानी वाली बात है। तो एडम स्मिथ साहब ने कहा था कि जो टैक्स है वो पे करना लोगों के लिए कन्वीनियंट होना चाहिए, है ना। आपके आज के टाइम पे देखते हैं तो ऑनलाइन हो गया सब कुछ। तो कैनन ऑफ कन्वीनियंस के बारे में भी एडम स्मिथ ने बताया था। और अगला आता है कैनन ऑफ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई बंदा है, इसको टैक्स पे करना है कितने रुपए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे किसी से 500 रुपये लेने हैं, और मैंने उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया और वकील ने मांग लिया मेरे से 5,000 रुपये फीस। तो सर सीधी सी बात है, लेने मुझे 500 रुपये हैं और वकील साहब मेरे से कितनी फीस मांग रहे हैं, 5,000 रुपये। तो ये इकोनॉमी नहीं होगी, है ना। ये तो मेरे लिए ही लॉस हो जाएगा सर, मिलेंगे 500, देने पड़ेंगे 5,000, ये तो 4500 रुपये का लॉस हो गया। तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। तो उसी प्रकार से कहता है कि जो एक टैक्सेशन सिस्टम है वो इकोनॉमिक होना चाहिए। भाई सरकार तो खर्च कर रही है टैक्स को कलेक्शन करने में 500 रुपये, और सरकार को जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है सर, 5,000, तो ये इकोनॉमिक बन जाएगा। भाई सरकार ने सिर्फ 50 रुपये खर्च किए, और सरकार को टैक्स कलेक्शन कितने का हो गया, 5,000 का। तो अल्टीमेटली सरकार के पास 4950 रुपये आ गए, 4950 रुपये। तो यही वो कहना चाहता है कि किसी भी कंट्री के अंदर जो टैक्स सिस्टम है वो इकोनॉमिक होना चाहिए। तो 4 पॉइंट यहाँ पे है, कैनन ऑफ इक्विटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस एंड कैनन ऑफ इकोनॉमी। अगला आपके पास आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। वो अपॉर्चुनिटी जिसका हमने लॉस कर दिया। हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ये मेरे पास पीस ऑफ लैंड है, या तो मैं इसके ऊपर खुद एक फैक्ट्री लगा करके बैठ जाऊँ, और या फिर मैं इस ज़मीन को क्या दे दूँ, रेंट पर दे दूँ। तो रेंट पे दोगे तो आप लोगों को यहाँ से 1 लाख रुपए महीना रेंट मिलेगा, और अगर आप इस रिसोर्सेज को खुद यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने रेंट का लॉस कर रहे हैं। भाई सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज हैं तो आप रेंट का लॉस कर रहे हैं सर, सीधी सी बात है। तो जब आप रिसोर्सेज को खुद यूज़ कर रहे हैं तो जो जिस चीज़ का आप लोगों ने लॉस कर दिया, 1 लाख रुपए महीना आपको रेंट मिलता, 12 लाख रुपए साल के बनते, तो इसका आप लोगों ने जो लॉस कर दिया ये आपके लिए क्या बन जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव विच इज फोरगोन। फोरगोन का मतलब जिसका हमने लॉस कर दिया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके पास एक कॉस्ट होती है जिसको हम लोगों ने क्या कर दिया, लॉस कर देते हैं ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट और आता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। 12th क्लास में आप लोग पढ़ के आए होंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है, एक ओवरव्यू मैं आपको दूंगा छोटा सा। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा लॉस डिवाइड बाई डेल्टा गेन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा लॉस डिवाइड बाई डेल्टा गेन। तो
किसी भी चीज़ का गेन करने के लिए हमें किसी दूसरी चीज़ का लॉस करना पड़ता है। भाई रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, इन रिसोर्सेज से या तो मैं वीट का प्रोडक्शन कर लूँ या फिर इन रिसोर्सेज से मैं ग्राम का प्रोडक्शन कर लूँ। अगर आप ग्राम का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, उसका गेन चाहते हैं, तो आपको वीट का कम करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला डेल्टा लॉस बाय डेल्टा गेन। और ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ये कंटिन्यूसली इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से हमारा जो पीपीसी कर्व होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है, वो कैसा होता है सर? कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा हमारे सामने बनेगा। ये ऐसा होता है सर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और ये होता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है बच्चों, किसकी वजह से होता है ये? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, और जो कॉन्टिन्यूसली क्या करती है? इंक्रीज करती है। ठीक है, इतनी बात हमारी कंप्लीट हुई। एडम स्मिथ के बारे में मैंने बताया, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। 1776 के अंदर स्कॉटलैंड के रहने वाले ये थे, और इन्होंने एक बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अगर पूरा नाम आप याद नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ याद कर लेंगे वेल्थ ऑफ नेशन। उसके बाद इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी वो वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन थी। क्रिटिसाइज किसने किया था इसको? डॉक्टर मार्शल ने। और फिर डॉक्टर मार्शल ने 1890 के अंदर एक अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर उन्होंने अपनी एक खुद की डेफिनेशन दी थी, जो मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन थी। मैं यही लिख देता हूँ उसको। वो डेफिनेशन कैसी थी? मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। तो मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन देने वाले कौन थे हमारे पास? डॉक्टर मार्शल। 1890 के अंदर बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास रहेगा पार्ट 2, जिसमें हमने वर्ड इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने रिसोर्सेज के टाइप पढ़े, कैनन ऑफ टैक्सेशन के बारे में पढ़ा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ा, और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में भी पढ़ा, जिसको हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। जिसकी वजह से हमारा जो पीपीसी कर्व होता है वो कैसा होता है? कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। फिर हम लोगों ने बात करी कि हमारे पास जो एडम स्मिथ साहब थे, वो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, और उन्होंने एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन। और फिर उसको, उसकी जो डेफिनेशन थी वह है ना वेल्थ डेफिनेशन, उसको क्रिटिसाइज करने के बाद एक और डेफिनेशन दी गई, मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग उस प्रॉब्लम को प्लीज़ सॉल्व करें, क्योंकि इकोनॉमिक्स दुनिया का सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है और टफेस्ट भी है। तो इंटरेस्टिंग मान के इसको करेंगे तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, है ना? ओके, बाय।